Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Light School Salman Farsi Campus YouTube channel. Dear students, today we are teaching you Science Grade 6, Chapter number 2. It is second lesson of the chapter number 2, Life and Living Things. First of all, we will look into the learning objectives of today's lesson. Number 1 is explain that all living things are made up of cells. इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऑल लिविंग थिंग्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल से बनी हुई हैं तमाम लिविंग थिंग्स जो। नंबर 2, फोकस है माइक्रोस्कोप। तो हम देखेंगे कि सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है और माइक्रोस्कोप हम कैसे यूज़ करते हैं इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। और इंशाल्लाह जब आप स्कूल वापस आएंगे तो हम लैब में इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल करेंगे। नंबर 3, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन एन एनिमल एंड अ प्लांट सेल। नंबर 3 हमारा आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये देखेंगे कि एनिमल और प्लांट सेल में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि दोनों सेल्स हैं और लिविंग थिंग्स के सेल्स हैं, तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें उनमें कॉमन और सिमिलर होनी चाहिए। और चूँकि उनके डिफरेंट जॉब्स हैं सेल्स के और डिफरेंट तरह वो काम करते हैं, तो डिफरेंस भी है। एनिमल और प्लांट दोनों अलग अलग किंगडम है, तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको भी देखेंगे। और नंबर 4 हम देखेंगे नो दैट स्पेशल सेल्स डू स्पेशल जॉब्स। अब ज़रा ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी में बहुत से डिफरेंट फंक्शंस वो परफॉर्म कर रही होती है, तो हम देखेंगे कि डिफरेंट सेल्स जो हैं, जो स्पेशल सेल जिनको हम कहते हैं, वो स्पेशल जॉब्स भी परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे आज के 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इंशाल्लाह। नाउ वी स्टार्ट द लेसन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will look into cells and types of organisms, and we know very well that all living things are made up of one or more cells. तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं सेल से बनी हुई हैं। कोई ऐसी भी हैं जो दे आर ओनली मेड अप ऑफ वन सेल, दोज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोज organisms which are made up of just one cell, they are called unicellular organisms. It means they are composed of just one cell. So organisms which have only one cell like bacteria and amoeba are called unicellular organism. And the second, just like here we can see amoeba and we can see a bacteria. And numbers 2, multicellular organisms. And multicellular organism means they are composed of, or they are made up of more than one cell. Organisms which have millions of cells joined together like plants and animals, they are called multicellular organisms. Just like this tree, the cheetah and the human being, all are multicellular organisms. So first of all, we will look into the size of the cell. How minute is the cell? Cells are very tiny and we can see them only by using a microscope. We cannot see with the naked eye. We cannot see the cells with the naked eye. We have to use the microscope. It means cells are microscopic. We can only see them with a microscope. कितना डिफरेंस है सेल का, आपको अंदाजा है? हम जो हैं वो 1.5 मिलियन टाइम्स जो हैं वो बिगर हैं किसी भी प्लांट सेल से। प्लांट सेल आमतौर पर बड़े होते हैं थोड़े से साइज में, तो उनसे भी हम एक ह्यूमन बीइंग नॉर्मल जो है वो 1.5 मिलियन टाइम्स जो है वो उनसे बिगर है। तो इतने छोटे होते हैं सेल्स ये। दे आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई, सो वी यूज माइक्रोस्कोप। एंड व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप? देयर इज अ पिक्चर फॉर यू। अ माइक्रोस्कोप इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग स्मॉलर थिंग्स अपीयर लार्जर। तो माइक्रोस्कोप से हम एक ऐसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम स्मॉलर थिंग्स को बड़ा करके देख सकते हैं, वो बड़ा दिखाती है हमें। तो अब 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप देख लेते हैं जो आपकी बुक में डील हुई हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया गया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, वन इज लाइट माइक्रोस्कोप एंड अदर वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? इट यूजेस लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को वाज़े करने के लिए, वाज़े करके दिखाने के लिए
लाइट को यूज़ करती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट यूजेस एंड पासिस अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट में से स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं उसमें, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको क्लियर करते हैं और ज़्यादा वाजे करके और बड़ा करके हमें दिखाते हैं। तो ये तो एक डिफरेंस हो गया बेसिक के लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट में से लाइट पास होती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जेक्ट में से पास होते हैं जो हमें क्लियर करके दिखाते हैं। सेकंड, लाइट माइक्रोस्कोप इट कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अप टू 1500 times or more, a bit 2000 times we can say that. And electron microscope it can magnify the object up to 5 lakh times or more, even more. So electron microscope can magnify a lot more than the light microscope. Next, using a light microscope. Generally we use the light microscope in our labs, etc. So how can we use a light microscope? First of all, we have to see the picture of this light microscope, which we have taken from your book. Look at different things here. This thing that the cursor is there, eyepiece lens, that is called eyepiece lens. Then these are objective lens. These three you can see. More than three, sometimes there are four. That is called objective lenses because they are closer to the object. And first of all, these lenses look into the object, और वो लाइट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट में से जो लाइट पास होती है उसको ये देखते हैं और मैग्नीफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाते हैं, सबसे करीब होते हैं ऑब्जेक्ट के। ये हमारे पास एक स्टेज क्लिप है, ये हमारा स्टेज है जिस पे हम स्लाइड को रखते हैं, जिसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हमने देखना होता है, वो हम यहाँ स्टेज पर रखते हैं उसको, ठीक है। और स्टेज क्लिप होते हैं जो स्लाइड को जो भी हम रखते हैं, जो ग्लास स्लाइड होती है उसको हम क्लिप से टाइट कर देते हैं ताकि वो हिले वाले नहीं। तो ये हमारी स्टेज क्लिप है। ये डायाफ्राम है जो नीचे है स्टेज से, ये लाइट को एडजस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि कितनी लाइट हमें चाहिए, तो हम इसको डायाफ्राम से उस लाइट जो आ रही होती है उसको सेट करते हैं। फिर हमारा ये मिरर है जहाँ से हमारा जो लाइट सोर्स होता है उस लाइट सोर्स को ये रिफ्लेक्ट करके डायाफ्राम से की तरफ भेजता है। तो मिरर में हम देखते हैं अगर नेचुरल लाइट आ रही हो या कोई और सोर्स है लाइट का, तो मिरर से हम इसको एडजस्ट करते हैं ताकि वो मिरर जो है इसको डायाफ्राम की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। फिर हमारे पास यहाँ आ जाएं तो हमारे फाइन एंड कोर्स फोकसिंग नॉब्स हैं, ये दो नॉब्स हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट को, ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव लेंस को और इसको स्टेज को यानी ऑब्जेक्ट का और इसका डिफरेंस कम ज़्यादा करने के लिए नॉब्स हम यूज़ करते हैं। तो फाइन एंड कोर्स फोकसिंग नॉब्स हैं। तो ये हमारे एक थोड़ा सा हमने इसको लेबल करके बता दिया। अब हम देखेंगे कि ये लाइट माइक्रोस्कोप को हम कैसे यूज़ करते हैं। द ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन अ ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड यूजुअली कवर्ड विद अ कवर स्लिप। तो एक ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड पर हम शीशे की बनी हुई स्लाइड के ऊपर हम जो इस ऑब्जेक्ट को हमने देखना होता है उसको रखते हैं और फिर हम उसको कवर स्लिप से कवर भी कर देते हैं। कवर स्लिप भी एक शीशे की बिल्कुल बारीक सी स्लिप होती है, उसको हम उसके ऊपर रख देते हैं, कवर स्लिप कहते हैं, ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो ख़राब ना हो। नंबर 2, द स्लाइड इज प्लेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड हेल्ड इन प्लेस विद द स्टेज क्लिप्स। तो फिर हम जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि स्टेज पर हम रखते हैं स्लाइड को जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट होता है और उसको हम स्टेज क्लिप से टाइट कर देते हैं। और द होल इन द स्टेज अलाउज लाइट टू पास थ्रू फ्रॉम अ लाइट सोर्स बिलो। ये नीचे जो लाइट सोर्स मैंने बताया था जिसको मिरर से हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं और या डायाफ्राम से उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो ये स्टेज के अंदर भी एक होल होता है। ज़ाहिर ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है तो डायाफ्राम से जो लाइट एडजस्ट करके आ रही है वो स्टेज में से भी गुजरती है और उस ऑब्जेक्ट में से पास ऑन होती है। तो द होल इन द स्टेज अलाउज लाइट टू पास थ्रू फ्रॉम अ लाइट सोर्स बिलो। नंबर 4, द डायाफ्राम कैन बी एडजस्टेड टू अलाउ मोर और लेस लाइट टू पास थ्रू द होल। तो इस होल में से लाइट कम या ज़्यादा करने के लिए हम डायाफ्राम को एडजस्ट करते हैं। नंबर 5, लाइट शाइन्स थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड इनटू द ऑब्जेक्टिव लेंस। वो लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट में से गुजरती है और फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो हमारे हैं जो सबसे करीब होते हैं, जहाँ फर्स्ट अप जो लाइट जो हमारे ऑब्जेक्ट में से गुजर कर इस तक आती है ऑब्जेक्टिव लेंस तक, तो ऑब्जेक्टिव लेंस को फील कर लेता है, उसको मैग्नीफाई करता है
और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि लाइट पासिस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस थ्रू द आई पीस लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से फिर लाइट जो पास होती है और ये आई पीस लेंस जो है हमारा इसमें से गुजरती है और इनटू योर आर, यहाँ हम देख रहे होते हैं उसको ज़ाहिर है, तो यहाँ हमारी आई में चली जाती है। द फोकस नॉब्स एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेज एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस टू क्रिएट अ क्लियर इमेज। तो यहाँ फोकस नॉब्स जो हैं ये क्या करती हैं, यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस और स्टेज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको सेट करती हैं ताकि हमें क्लियर इमेज नज़र आ सके। तो हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जहाँ हमें क्लैरिटी ज़्यादा आती है ऑब्जेक्ट की तो वहाँ हम उसको सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा था थोड़ा सा कि हम कैसे यूज़ करते हैं इसको। मैंने कहा ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने वाली भी चीज़ है, ज़ाहिर जब आप आएंगे इंशाल्लाह स्कूल वापस तो हम इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अब आगे देखें हाउ टू फाइंड द मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन क्या है, हमने अभी दो लेंस यूज़ किए हैं, एक आई पीस लेंस हमने कहा और एक ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये दो लेंस हैं जहाँ से ये मैग्नीफिकेशन होती है, कोई चीज़ जितनी बड़ी हो के हमें नज़र आती है वो ये लेंस, दोनों लेंस जो हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आई पीस लेंस। तो हम देखते हैं इन अ लाइट माइक्रोस्कोप देयर आर मोर देन वन ऑब्जेक्टिव लेंस विद डिफरेंट मैग्निफिकेशंस। तो आम लाइट माइक्रोस्कोप में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं जिनकी मैग्निफिकेशन डिफरेंट होती हैं। आमतौर पर 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स और 40 टाइम्स ऑब्जेक्टिव लेंसेज आर मोस्ट पॉपुलर। ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और मशहूर भी यही हैं। द आई पीस लेंस इज़ यूजली 10 टाइम्स। तो आई पीस लेंस जो है वो क्या करता है, 10 टाइम्स उसको मैग्नीफाई करता है। तो वी कैन कैलकुलेट द टोटल मैग्निफिकेशन बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्निफिकेशन ऑफ बोथ लेंसेज। दोनों लेंसेज की जो मैग्निफिकेशन है, मसलन उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगी हमारे सामने कि कोई ऑब्जेक्ट हमें कितना बड़ा होकर नज़र आ रहा है, कितने टाइम्स बड़ा होता है वो। तो फॉर एग्जांपल इफ़ द आई पीस मैग्निफिकेशन इज़ 10 टाइम्स एंड ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफिकेशन इज़ 40 टाइम्स, द टोटल मैग्निफिकेशन जो हमने अभी रूल बताया आपको को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 40 इज इक्वल टू 400 टाइम्स, या तो 400 टाइम्स बड़ा कर सकते हैं। अगर हम आई पीस लेंस तो 10 टाइम्स हो और हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो 40 टाइम्स हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से 400 टाइम्स ऑब्जेक्ट जो है हमें ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। अब हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सिमिलर जॉब्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। तो दोनों सेल हैं, दोनों लिविंग थिंग के सेल हैं जैसे मैंने पहले बताया। तो दे टेक इन फूड, बोथ जो है उनको फूड चाहिए, सेलुलर रेस्पिरेशन जो हम आगे पढ़ेंगे। दे रिलीज एनर्जी वो रिलीज़ करते हैं जो चाहिए होती है हमें। दे गेट रिड ऑफ वेस्ट, उनको वेस्ट प्रोडक्ट जो पैदा होती हैं वो उनको गेट रिड, उनको एक्सक्रीट भी करना होता है, बाहर निकालना होता है। दे ग्रो, और वो बड़े भी होते हैं। दे रिप्रोड्यूस, और सेल जो है रिप्रोड्यूस भी करते हैं, यानी वो डिवाइड भी होते हैं, सेल अपनी जैसे और सेल बनाते हैं। तो ये कॉमन है दोनों एनिमल और प्लांट सेल में। अब दोनों में कुछ सिमिलर चीज़ें जो हम नज़र आ रहे हैं, इनके अब हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि कैसे हैं। तो सिमिलर पार्ट कौन कौन से सेल के, सबसे पहले तो न्यूक्लियस है। तो सिमिलैरिटीज़ में देखते हैं हम कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्फेरिकल होता है, बिल्कुल गोल होगा, या ऑब्लॉन्ग होगा, थोड़ा सा लंबा सा होगा। इट इज़ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये सेल का कंट्रोल सेंटर है जहाँ सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो द न्यूक्लियस कंटेन्स द इंफॉर्मेशन विच कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन द सेल। सेल में जो भी हो रहा होता है, तो हमारी जो हमें जो चीज़ें प्रोग्राम हमारा एक तरह से फीड होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर कि क्या होना है, सेल के अंदर क्या होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो इस न्यूक्लियस गोया कंट्रोल कर रहा होता है हमारे सेल को, तो इसलिए इसको उसका कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं सेल का। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है, दैट इज़ फ्लूइड, जो बहने वाली चीज़ है। तो जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल के अंदर है, जो वो हमारा साइटोप्लाज्म है। इट इज़ ऑल द लिविंग मैटर एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अलावा जो भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारा साइटोप्लाज्म है। और थर्ड नंबर पर सेल मेम्ब्रेन है, थिन स्किन अराउंड द सेल। तो सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक्सचेंज जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के एक्सचेंज करने के लिए, उसको अलाउ करने के लिए और कुछ को रोकने के लिए ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है इट प्रिवेंट्स द सेल कंटेंट्स फ्रॉम एस्केपिंग। जो अंदर कंटेंट है उनको ये बाहर नहीं निकलने देती, बट इट डज अलाउ नेसेसरी सब्सटेंसेस क्रॉस इन एंड आउट लाइक वाटर एंड गैसेज एट्सेट्रा। लेकिन ये कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं और सब्सटेंसेस हैं उनको अंदर भी आने देती है और बाहर भी जाने देती है। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का काम है। ये तो हमारी सिमिलैरिटीज़ होगी कि न्यूक्लियस सिमिलर है, दोनों में होता है, एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी, और सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में कॉमन है।
अब एडिशनल फीचर्स ऑफ प्लांट सेल, गोया ये डिफरेंस है कि ये एनिमल सेल में नहीं है, प्लांट सेल में है। तो यही दो तीन चीज़ें जो डिफरेंट हैं। अगरचे वैक्यूल कभी एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में कभी होते भी हैं तो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। तो हम देखते हैं सेल वॉल है जो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। तो ये डिफरेंस है। रिजिड कोटिंग आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर एक रिजिड कोटिंग होती है, वो उसको हम सेल वॉल कहते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट सेल कीप शेप। तो ये क्या करती है कि प्लांट सेल को की जो स्ट्रक्चर होता है उसको बाकी रखने में मदद देती है कि प्लांट अपना सेल जो अपना स्ट्रक्चर बाकी रख सके। अगर ये रिजिड ना हो तो कोटिंग, तो सेल डी शेप हो जाएगा, उसकी कोई शेप भी नहीं रहेगी। क्लोरोप्लास्ट नंबर 2 बॉडी है जो हमारे प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं होती। राउंड, ओवल और डिस्क शेप्ड होते हैं, किसी भी तीनों शेप्स में से हो सकते हैं। इट कंटेन्स अ ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। ये इनके अंदर जो है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन केमिकल है। दिस केमिकल एनेबल्स ग्रीन प्लांट्स टू यूज द सन्स एनर्जी टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या करता है कि सन्स एनर्जी को यूज़ करने में मदद देता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा फूड प्रिजर्व होती है, एनर्जी गेन होती है, वो सन की एनर्जी जो है उसको कैप्चर कर लिया जाता है। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्लोरोफिल ये काम करता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये ज़ाहिर है फोटोसिंथेसिस चूँकि सिर्फ प्लांट्स में होता है, तो ये बॉडी भी जो सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, ग्रीन लीव्स में आमतौर पर। द वैक्यूल, ये थर्ड थिंग है। लार्ज स्पेस इन द मिडल ऑफ द सेल, ये सेल के अंदर मिडल बड़ी एक स्पेस है जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये आपका वैक्यूल है। इट इज़ फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड फ्लूइड सैप। फ्लूइड सैप इसको कहते हैं, वो इससे फिल होता है। ये इट होल्ड्स मटेरियल्स एंड वेस्ट। ये प्लांट्स के जो सेल के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स होता है, वाटर वगैरह, इनको कैप्चर करता है, होल्ड करता है, और वेस्ट को भी यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये एक इनका काम है। अब हमारा टेस्ट योर सेल्फ है। टेस्ट योर सेल्फ पेज नंबर 20 में देखें। वाई इज़ द न्यूक्लियस कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? तो द न्यूक्लियस कंटेन्स द इंफॉर्मेशन विच कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन द सेल। तो न्यूक्लियस जो है वो सारी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, विच कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन द सेल। जो सेल के अंदर होता है वो सारा न्यूक्लियस को कंट्रोल कर रहा होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है। सो इट इज़ कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, और इसीलिए इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म क्या होता है? व्हाट इज़ इट लाइक? ये कैसा दिखता है, कैसा होता है? तो नंबर 1 पार्ट का आंसर ये है, इट इज़ ऑल द लिविंग मैटर एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा जो भी लिविंग मैटर है सेल का वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। इट इज़ जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज़ फ्लूइड। ये जेली लाइक सब्सटेंस है, थोड़ा सा थिक है, ज़ाहिर है, बिल्कुल वाटर की तरह नहीं है। दैट इज़ फ्लूइड, जो कि दैट कैन फ्लो, जो बह सकता है। व्हाट इज़ अ सेल वैक्यूल? सेल वैक्यूल क्या होता है? इट इज़ लार्ज स्पेस इन द मिडल ऑफ द सेल दैट इज़ फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। ये एक लार्ज स्पेस है मिडल ऑफ द प्लांट सेल में, जो इसमें फ्लूइड होता है, जो कि सेल सैप कहलाता है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं। आपका टास्क ये है आज का कि आपको ये क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक में लिखना है इनको, और दूसरे नंबर पर आपको ये काम करना है कि ये रीडिंग करनी है आपने इस पेज की, और जो प्लांट के डिफरेंसेस हैं और जो सिमिलरिटीज़ हैं उनको आपने नोट डाउन करना है। तो ये एक अलग टास्क हो गया। ये टेस्ट जो सेल्फ आपने करना है, और उसके बाद प्लांट सेल में जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं उनको आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, और जहाँ डायग्राम बनानी है वहाँ डायग्राम भी बनाएंगे आप। ठीक है मैडम? ओके, at the end, inshallah, I hope that you will do your task, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.